नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण और साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? आपके पास ऑप्शन है खरोष्टी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, जो व्याकरण जानता हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है व्याकरणाचार्य, व्याकरण प्रणेता, वैयाकरण या आचार्य। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। जो व्याकरण जानता हो इसके लिए एक शब्द होगा वैयाकरण। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा योग वाशिष्ठ के लेखक हैं। आपके पास ऑप्शन है मुंशी सदा सुखलाल, किशोरीलाल गोस्वामी, सदल मिश्र या रामप्रसाद निरंजनी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा और साथ में इसका रचना काल भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक रामप्रसाद निरंजनी है और इसका रचना काल है 1741 ईस्वी का ग्रंथ है ये। रामप्रसाद निरंजनी को हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक भी माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है नाभादास, गोकुलनाथ, गोकुलदास या वल्लभाचार्य। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा और साथ में इसका रचना काल भी बताना है आपको। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। गोकुलनाथ जी की रचना है ये और इसका रचना काल है 1568 ईस्वी। ठीक है। इसमें वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों की कथाओं का संकलन किया गया है। गोकुलनाथ जी की एक दूसरी रचना है 252 वैष्णवन की वार्ता। ठीक है, उसका रचना काल भी 1568 ईस्वी है और इसमें विठलनाथ के 252 शिष्यों की कथाओं का वर्णन किया गया है। इसमें 252 वैष्णवन की वार्ता में विठलनाथ के 252 शिष्यों की कथाओं का संकलन है और 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों की कथाओं का संकलन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, कुट्टीचाटन नाम से हिंदी के किस साहित्यकार ने निबंध लिखे हैं? आपके पास ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुम्हार, रामचंद्र शुक्ल या अज्ञे। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? किस साहित्यकार ने कुट्टीचाटन नाम से निबंध लिखे हैं उसका चयन करना है आपको। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। अज्ञे जी ने कुट्टीचाटन नाम से निबंध लिखे हैं। अज्ञे का जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। ठीक है, और अज्ञे जी को 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। किस रचना के लिए मिला था? बताइए। अज्ञे जी को 1978 में किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बिल्कुल सही, कितनी नाव में कितनी बार के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, हरदम फलते फूलते रहो इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? आपके पास ऑप्शन है संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध। तो बताइए इस वाक्य में कौन सा पदबंध है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, इस वाक्य में क्रियापद बंध है। आप देख रहे हैं कि फलना, फूलना और रहना 3 क्रियाओं का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, तो यहाँ क्रिया की प्रधानता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्रियापद बंध है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग उर्दू का है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उपसर्ग उर्दू का है। आपके पास ऑप्शन है उन, बद, प्र या कोई भी नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि उपसर्ग किसे कहते हैं। बताइए उपसर्ग किसे कहते हैं। बिल्कुल सही, जो शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं और जो शब्द के अंत में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो बताइए
इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। बद जो है वो उर्दू का उपसर्ग है। हमारा अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? आपके पास ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर, महावीर प्रसाद द्विवेदी या अंबिका दत्त व्यास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया, इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। और कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन है, तब आपका उत्तर क्या होगा? सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो चिंतामणि घोष। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? आपके पास ऑप्शन है गणपति चंद्रगुप्त, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु या रामखेलावन पांडे। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल नाम दिया है। अब हम बात करते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, बताइए। बिल्कुल सही, रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? तो वीरगाथा काल नाम दिया है। और मिश्र बंधु ने आरंभिक काल नाम दिया है और रामखेलावन पांडे ने संक्रमण काल दिया है। ठीक है, रामखेलावन पांडे ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? संक्रमण काल। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? आपके पास ऑप्शन है 15 स्वर 41 व्यंजन, 13 स्वर 39 व्यंजन, 14 स्वर 36 व्यंजन या 15 स्वर 38 व्यंजन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है, उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, धीरेन्द्र वर्मा ने 13 स्वर और 39 व्यंजन माने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं प्रसिद्ध निबंध किसका है? आपके पास ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ये आपके पास निबंध दिया गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके निबंधकार कौन है, उनका नाम बताना है आपको। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। ठीक है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का, ये तो मैंने पिछली क्लास में ही बताया था आपको। बताइए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? 1864 ईस्वी में। बिल्कुल सही। और बालकृष्ण भट्ट का 1844 ईस्वी में। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1856 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, कीबोर्ड का हिंदी रूपांतरण क्या है? आपको बताना है कि कीबोर्ड का हिंदी रूपांतरण क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है कुंजी बोर्ड, कुंजी पटल, चाबी स्थान या चाबी बोर्ड। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कीबोर्ड का हिंदी रूपांतरण बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, कीबोर्ड का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? कुंजी पटल। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक रीति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया था? इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ये लीजिए। आपके पास ऑप्शन है सेनापति, चिंतामणि, बिहारी या केशवदास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा?
रीतिकाल का कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक रीति से ही हिंदी साहित्य में अमर हो गया था, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। वह एकमात्र कवि कौन थे? बिहारी थे। और बिहारी जी का जन्म कब हुआ था? 1595 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, रीति के बंधनों से रहित काव्य धारा को क्या नाम दिया गया है? रीति के बंधनों से रहित काव्य धारा को क्या नाम दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति रहित या रीति सिद्ध। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? रीति के बंधनों से रहित काव्य धारा को क्या नाम दिया गया है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, रीतिमुक्त। हमारा अगला प्रश्न है, पद्मावत में कुल सर्गों की संख्या है। आपके पास ऑप्शन है 56, 57, 58 या 55। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, और साथ में ये भी बताना है कि पद्मावत किसकी रचना है। बताइए पद्मावत में कुल सर्गों की संख्या कितनी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। पद्मावत में कुल 57 खंड है। और किसकी रचना है ये? तो जायसी की है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी की कृति सतसई में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? आपके पास ऑप्शन है चौपाई, दोहा, बरवे या रोला। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। बिहारी की कृति सतसई में दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। और बिहारी सतसई पर जो है वो गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती का प्रभाव है। और बिहारी सतसई पर लगभग कितनी टीकाएं लिखी गई हैं? तो लगभग 50 टीकाएं लिखी गई हैं। आप लोगों के लिए आज का प्रश्न है कि बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका नाम से किसने टीका लिखी है? आप लोगों के लिए आज का प्रश्न है कि बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका नाम से किसने टीका लिखी है? हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या मिश्र बंधु। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है, इसका चयन करना है आपको। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है और इसका रचना काल है 1940 ईस्वी की रचना है ये। हमारा अगला प्रश्न है, वह ग्राम में वास करता है, इस वाक्य में कौन सी कारक विभक्ति है? आपके पास ऑप्शन है संबंध, अधिकरण, संप्रदान या करण। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। वह ग्राम में वास करता है, इस वाक्य में कौन सी कारक विभक्ति है, उसका चयन करना है आपको। पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि हिंदी में कितने कारक हैं। बताइए कारक की संख्या कितनी है। बिल्कुल सही, 8 है। अब बताइए कि इस वाक्य में कौन सी कारक विभक्ति है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। वह ग्राम में वास करता है, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति है। हमारा अगला प्रश्न है, कुछ शब्द कौन सा सर्वनाम है? आपके पास ऑप्शन है निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या अनिश्चयवाचक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कुछ शब्द में कौन सा सर्वनाम है? पहले ये बता दीजिए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। बताइए सर्वनाम के कितने भेद हैं। बिल्कुल सही, सर्वनाम के 6 भेद हैं। अब आपको बताना है कि कुछ शब्द कौन सा सर्वनाम है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हमारा अगला प्रश्न है, नाथूराम शर्मा शंकर किस युग के कवि हैं? आपके पास ऑप्शन है भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग या प्रगतिवादी युग। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा।
नाथूराम शर्मा शंकर, जिनका जन्म 1859 ईस्वी में हुआ था। आपको बताना है कि वह किस युग के कवि हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। नाथूराम शर्मा शंकर द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि भारतेंदु प्रगेंदु कविता कामनी कांत उपाधियां किसे दी गई है। भारतेंदु प्रगेंदु कविता कामनी कांत उपाधियां किसे दी गई है, तब आपका उत्तर होगा नाथूराम शर्मा शंकर को। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रथम रचना है। आपके पास ऑप्शन है रस कलश, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक या प्रिय प्रवास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की पहली रचना कौन सी है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कृष्ण शतक जो है हरिओद जी की पहली रचना है और यह ब्रज भाषा में है और इसका रचना काल 1882 ईस्वी है। ठीक है। और अब हम बात करते हैं जो रस कलश है हरिओद जी की रचना, यह एक रीति ग्रंथ है। और वैदेही वनवास ये भी हरिओद जी की रचना है, खड़ी बोली में रचित है ये। और वैदेही वनवास में कुल कितने सर्ग हैं, तो 18 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास हरिओद जी की ही रचना है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें 17 सर्ग हैं। ठीक है। और प्रिय प्रवास का पहले नाम क्या होता था, कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि प्रिय प्रवास का पहले नाम क्या होता था, तो ब्रजांगना विलाप था। ठीक है। ब्रजांगना विलाप प्रिय प्रवास का पहले नाम होता था और हरिओद जी को ही कवि सम्राट भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अमरकांत प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का पात्र है। आपको बताना है कि अमरकांत प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का पात्र है। आपके पास ऑप्शन है प्रतिज्ञा, रंगभूमि, कर्मभूमि या गबन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। अमरकांत कर्मभूमि उपन्यास का पात्र है और कर्मभूमि इनका 1933 ईस्वी का उपन्यास है प्रेमचंद जी का। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रतिज्ञा, जो कि प्रेमचंद जी का प्रेमा उपन्यास का संशोधित रूप है। ठीक है। इसका रचनाकाल क्या है, तो प्रतिज्ञा का रचनाकाल है 1929। रंगभूमि 1925 का है। गबन 1931 का है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है। आपके पास ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, फणीश्वर नाथ रेणु, अज्ञे या इलाचंद्र जोशी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्न में से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। फणीश्वर नाथ रेणु मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है, यह आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी है। आपको बताना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी है। आपके पास ऑप्शन है कल्याणी, सरोज समृति, सुनीता समृति या तुम और मैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। सरोज समृति निराला जी ने अपनी पुत्री की याद में लिखी थी और यह एक शोक गीत भी है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, खंजरनयन के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शन है सूरदास, अमृतलाल नागर, अमृत राय या मोहन राकेश। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दो। बताइए खंजरनयन के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। खंजरनयन के रचनाकार अमृतलाल नागर है और यह सूरदास के जीवन से संबंधित है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आनंदवर्धन का ग्रंथ है। आपको बताना है कि इनमें से आनंदवर्धन का ग्रंथ कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है ध्वन्यालोक, रसगंगाधर,
चंद्रालोक या साहित्य दर्पण? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। आनंदवर्धन का ग्रंथ कौन सा है? ध्वन्यालोक है। अब हम बात करते हैं कि रस गंगाधर के रचनाकार कौन है। बताइए रस गंगाधर के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ है रस गंगाधर। और चंद्रालोक? चंद्रालोक जयदेव का है। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का है। हमारा अगला प्रश्न है, कुंडलिया किन छंदों से मिलकर बना है? आपके पास ऑप्शन है सोरठा प्लस रोहा, रोला प्लस उलाला, दोहा प्लस उलाला या दोहा प्लस रोला। तो बताइए कुंडलिया किन छंदों से मिलकर बना है, उनका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। कुंडलिया जो है वो दोहा और रोला के छंदों से मिलकर बना है। कुंडलिया में 6 चरण होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है, ठीक है। कुंडलिया के जो पहले 2 चरण होते हैं उसमें दोहा होता है, ठीक है, और शेष चरण रोला के होते हैं, ठीक है। कुंडलिया के पहले 2 चरण जो है वो दोहा के होते हैं और शेष 4 चरण रोला के होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास मुहावरा दिया गया है, कड़की में आटा गीला होना। मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके पास ऑप्शन है कष्ट भोगना, विपत्ति पर विपत्ति आना, विपत्ति भोगना, गरीब का आटा गीला हो जाना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कड़की में आटा गीला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, विपत्ति पर विपत्ति आना। हमारा अगला प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम का मापतोल मात्रा बताने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। संज्ञा या सर्वनाम का मापतोल मात्रा बताने वाले विशेषण को क्या कहते हैं, उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है, जिससे हमें बिल्कुल सही। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है गोदान, निर्मला, मंगलसूत्र या प्रेमाश्रम। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास है। अब हम बात करते हैं कि गोदान यह भी प्रेमचंद जी का उपन्यास है और इसका रचनाकाल है 1936 ईस्वी, निर्मला 1927 ईस्वी का है और प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी का है। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।